हो, पण आपल्याला सगळे आहेत. तुम्हाला यायला पाहिजे म्हणून. बस बस, अब लास्ट टाइम ना. चलो रिवाइज, फटाफट रिवाइज करेंगे. हाँ, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं? ओके, चलो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने किया? प्रोटॉन की, और इलेक्ट्रॉन? एक्सपेरिमेंट्स बताओ, न्यूट्रॉन का एक्सपेरिमेंट कौन सा है? इलेक्ट्रॉन का? किसका रह गया? न्यूट्रॉन का हो गया. प्रोटॉन का बताओ. ओके, आउटकम. बस बस, आउटकम न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉनचं विचारलं मी. न्यूट्रॉनचं विचारलं मी काय. हां, नाही आउटकम. ओके, इलेक्ट्रॉन. और मैंने आपको एक बताया था कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है एटम का, वो एनालॉगस टू किससे है? सोलर सिस्टम है. ठीक है. और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, ये बॉडी के सिस्टम से भी एनालॉगस है. हाँ, बॉडी में जो चलता है ना, सेल का जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन सेल का, वो भी उसको ये करता है, मतलब एनालॉग करता है. पर वो डायरेक्टली नहीं करता, क्योंकि सेल्स में से आपको ऐसा घूमने जैसा कोई नहीं है वहाँ पे, पर है वो एनालॉगस है. ठीक है, पर थोड़ा सा आपको थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा उसके लिए. ठीक है. अब यहाँ पे इसका जर्नी देखो. ओके, तो उन लोगों को ये समझ गया था कि मैटर है, मैटर में कुछ तो ऐसा है. ठीक है, एटम है उसमें, और मतलब पहले पता नहीं था कि उसको एटम बोलने वाले हम लोग, और वो एटम है ऐसा पहले पता नहीं था. बाद में पता चला कि इंडिविजिबल स्मॉल पार्टिकल है. फिर उसमें भी कुछ है, वो उनको पता चला. जैसे ये 3 पार्टिकल्स, ओके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये उनको पता चला. उसके बाद में पहले उनको लगा कि मैटर है तो सबके एटम सेम ही होते हैं, ऐसे उनको पहले लगा. पर बाद में उनको पता चला कि नो, इट इज नॉट लाइक दैट, कि एटम जो होते हैं वो जैसे मैटर डिफरेंट होते हैं. दिस बेंच इज डिफरेंट, दिस बोर्ड इज डिफरेंट, ओके, और दिस बुक इज डिफरेंट, वी आर डिफरेंट. ओके, तो ये जो सारा डिफरेंस है, डिफरेंस क्यों होता है? why such difference is there? Because every matter has different atomic composition. हर एक मैटर का एटम अलग होता है, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट होते हैं, उसका वेट डिफरेंट होता है. राइट. तो ये सारा नॉलेज इन लोगों को कैसे मिला? 2 टर्म्स से मिला. ठीक है, देयर आर 2 टर्म्स. वन इज atomic number, okay, and another is atomic mass number. okay, तो ये जो 2 टर्म्स थे, इनसे इनको पता चला कि मैटर्स आर डिफरेंट विथ रिलेटेड टू ईच अदर. ठीक है. अब देखो, आप ही मुझे आंसर बताओगे इसका कि एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर. नीचे देखो और एक एक पॉइंट हम कवर करेंगे जैसे हमने कल किया था. ओके, एटॉमिक नंबर को कौन से टर्म असाइन की है? हाँ, जेड. ओके, तो एटॉमिक नंबर को बोलते हैं जेड. इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल ए. चलो, ये दिमाग में फिक्स करेंगे, इसमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए. ओके, कभी भी इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है. एटॉमिक नंबर को जेड बोलते हैं, एटॉमिक नंबर मास नंबर को ए बोलते हैं. ठीक है. सो अब मुझे बताओ कि
एटॉमिक नंबर जो होता है वो कैसे असाइन किया जाता है, कैसे डिसाइड करेंगे हम कि इस एटम का एटॉमिक नंबर 5 है, 6 है। यस, तो इसका एटॉमिक नंबर जो है ये प्रोटॉन नंबर पे डिपेंड ये है, तो इसको कैसे बोलते हैं, ऐसे बोला जाता है इसको पॉजिटिव ZE, कि जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है किसी भी एटम में, ओके, उतना इसका एटॉमिक नंबर होगा, राइट। तो हाइड्रोजन में कितने हैं, एक ही है, दैट्स व्हाई नंबर एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। ओके, तो बेसिस क्या है इसका, ये बेसिस। ओके, आगे का पॉइंट, हाँ, एटम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पूरा एटम अगर आप कंसिडर करेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जाने दो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पर जो पूरा एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, राइट। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होगा ना, क्योंकि चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को काउंटर करेंगे। ओके, दैट्स व्हाई इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, सो टोटल एटॉमिक चार्ज जो होता है वो कैसे हम डिसाइड करेंगे, -ZE से कंसिडर करेंगे, राइट। क्यों, ऐसा क्यों है, नीचे देख के मुझे रीजन बताओ आपके वर्ड्स में उसका, कि एटम का जो चार्ज होता है वो टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। व्हाई, क्योंकि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, हाँ समझ में आ गया, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जितने इलेक्ट्रॉन्स है एटम में उतना उसका चार्ज होगा, सेम होगा। ओके, क्योंकि बेसिकली इट हैज द न्यूट्रल टेंडेंसी, आया समझ में। तो आउटर इसमें जितने न्यूक्लियस हो गए उतना उसका चार्ज होगा, राइट। अदरवाइज एटम के पास कितना चार्ज नहीं होता, समझ में आ गया। तो एटॉमिक नंबर कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग, फिर एटॉमिक नंबर जो होता है वो कैसे डिसाइड करेंगे, Z कैसे डिसाइड करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस, वहां पे फॉर्मूला दिया देखो उन लोगों ने, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये फिक्स कर लो दिमाग में। एकदम बेसिक पे चल रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है, हमने कुछ एडवांस अभी स्टार्ट नहीं किया। यस, नहीं टोटल नहीं है, सॉरी, प्लस कर दिया ना मैंने, प्लस में ये इक्वल होता है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आपका एटॉमिक नंबर, ये सेम होता है, ठीक है। वेरी सिंपल, क्योंकि क्या होता है कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं आपके एलिमेंट्स में या आपके एटम में, उसको काउंटर करने के लिए उतना नेगेटिव चार्ज बियर करने वाले इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपके पास दो क्राइटेरिया, एक तो ये, नहीं तो ये, इससे आप डिसाइड कर सकते हो एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो क्या होता है एक्चुअली कि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, हमने कल ही देखा, इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है ना, वो मास भी आप इग्नोर कर सकते हो, बहुत ही लाइटर होता है वो। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास, हाँ एक बात समझ लो कि जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उनको खुद का एक मास होता है, ओके, एंड टुगेदर दे कंट्रीब्यूट टू द मास ऑफ द एटम, पर उसमें भी इलेक्ट्रॉन का जो मास है ये एकदम कम होता है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको नोट करना है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी इग्नोर, ओके। सो जो एटॉमिक मास है, तो न्यूक्लियस में कितना मास लोकेटेड है, ओके, तो न्यूक्लियस में कितना मास लोकेटेड है वो डिसाइड करेगा कि आपके एटम का मास कितना होगा, ठीक है, आया समझ में। वो डिसाइड करेगा कि आपके एटम का मास कितना होगा। सो उन्होंने एक वहां पे मेजर दिया है, वो नोट करो कि मास ऑफ
1 proton and 1 neutron is approximately 1 U. Okay, so mass of 1 proton, okay, and 1 neutron is approximately 1 U. U मतलब पता है ना आपको, यूनिफाइड मास, फर्स्ट लेसन में हमने लिया है वो, ठीक है। अगर समझ में, so number of protons and neutrons present in the nucleus, it is called as mass number, ठीक है। तो मास नंबर को हम कैसे करेंगे असाइन, मास नंबर मतलब कैपिटल A इज इक्वल टू, यस, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस, हाँ यस। अब यहाँ पे जेड मतलब कुछ भी हो सकता है, हाँ, प्रोटॉन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, पर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, इसका रीजन वो हम इग्नोर करने वाले हैं। समझ में आ गया? तो ओनली हियर जेड मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, पर यहाँ पे नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत स्मॉलर होता है, दैट कैन बी इग्नोर्ड, ठीक है। तो इसमें से दो टर्म्स आपके पास है, एक फाइंड आउट करनी है, तो सिंपल कैलकुलेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वेरी सिंपल। ओके, तो लिखने का स्टाइल देखो कैसा होता है, ये आप बड़े से लेटर्स में कहीं भी लिख लो, ओके। ओके, बराबर लिखाना है ना, यस। तो एक्स ए जेड ऐसा बोला जाता है, ओके। तो यहाँ पे व्हाट इज एक्स, दिस इज द एलिमेंट, ओके। ए क्या होता है, मास नंबर, एंड ये एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है अपने लिए, ओके। क्यों? क्योंकि इसका, हाँ, इसको एक टर्म है, इसको बोलते हैं न्यूक्लाइड, ओके। न्यूक्लियोलाइड ऐसा भी बोला जाता है कहीं भी, पर न्यूक्लाइड ये टर्म है इसके लिए, ठीक है। सो यहाँ से डिसाइड होता है कि व्हाट आर दी आइसोटोप्स एंड व्हाट आर दी आइसोबार, ये बाद में लेंगे, ठीक है। पर इसको हम बोलेंगे न्यूक्लाइड। देयर आर सम एलिमेंट्स व्हिच दे हैव सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, उल्टा भी होता है, ओके। सेम एटॉमिक मास नंबर पर, यस, ऐसा होता है, तो उनको हम आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स ऐसा बोलते हैं। तो वो हम देखेंगे बाद में, छोटी छोटी टर्म्स है ये दोनों, ठीक है। पर यहाँ तक पहले वो जो पैसेज है वो अच्छे से पढ़ो, उसमें कोई डाउट है तो पूछो, ओके। यू हैव 1 minute टू रीड, ओके, फास्ट रीड करो। चलो कॉलम्स बनाओ, ओके, कॉलम्स बनाओ। आइसोटोप, ठीक है, आइसोटोप, आइसोबार, छोटे छोटे बनाओ, बहुत बड़ा लिखने को है नहीं उसमें। आइसोटोप, हाँ, यस बोलो। हमने एलिमेंट लिया न्यूट्रॉन, तो हाँ, इसके फिर अभी टोटल इलेक्ट्रॉन 10 रहते हैं, तो 10 का 0 ही आएगा इलेक्ट्रॉन टेबल मध्ये दिलेलं आहे आणि प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉनचं 1 10, टोटल 10 टाकले म्हणजे 20 जातात, पण म्हणजे बॅलन्स कसं आहे इलेक्ट्रॉन, कारण त्याच्यामध्ये बॅलन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन शिकायला पाहिजे त्याच्यासाठी। हा तुमचा जो क्वेश्चन आहे ना, हा अजून एक 2-3 दिवसांनी सॉल्व्ह होईल तुमचा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यायला पाहिजे, ठीक है। देखो इनका क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस का जो पूरा कंपोजिशन होता है, ओके, उसका जो मास है वो डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है वो और डिफरेंट है, तो फिर वो बैलेंस कैसे होगा, ओके। फॉर दैट यू शुड लर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ओके। ऐसा नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, आपने कभी ये पढ़ा होगा बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, ओके। तो एटम जो होता है अपना, ओके, वो हमेशा स्टेबिलिटी के थ्रू, एटम हमेशा स्टेबल होता है ऐसा किसने कहा है, ओके, वो हमेशा स्टेबल होता ही नहीं है, बट इट टेंड्स टू स्टेबिलिटी। वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नहीं तो लूज करेगा,
पर वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा जो अकाउंट है ना, ये हमें कौन बताता है? ये बताता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हम इस चैप्टर में थोड़ा सा बाद में सीखने वाले हैं। क्या? ओके, देखेंगे हम उसको, ठीक है, डोंट वरी। शेल का जो पूरा है ना वो समझ के वो लेंगे हम, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, सो नाउ यू मेक दी कॉलम आइसोटोप, आइसोबार, एंड थर्ड इज आई थिंक आइसोटोन्स, राइट? आइसोटोन्स, ठीक है, आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स, ठीक है। चलो उसके पॉइंट बताती हूँ मैं आपको, और आपके दिमाग में वो क्लियर हो जाएगा एकदम अच्छे से। चलो, आइसोटोप के नीचे लिखो सिंगल नेचुरल न्यूक्लाइड, ओके, सिंगल नेचुरल न्यूक्लाइड। सिंगल नेचुरल न्यूक्लाइड किसके नीचे लिखा? आइसोटोप, ठीक है। देन नीचे आइसोटोप का बता रही हूँ मैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सिर्फ आइसोटोप का, सिर्फ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसके नीचे डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, राइट। सो डिफरेंट atomic mass number but same atomic number, okay. Then थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे, और they all bear same chemical properties as this atomic number is same, ठीक है, same chemical properties, same position in the periodic table, okay, same position in the periodic table. And last point, coexistence in nature. Coexistence in nature. What do you mean by this coexistence? Means they can be present in the nature at the same time. नेचुरल आइसोटोप्स का बता रही हूँ मैं कि नेचुरल आइसोटोप्स जो होते हैं ना, वो एट अ टाइम नेचर में प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट्स व्हाई हम जब बोलते हैं ना कि ये जो एलिमेंट है वो नेचर में बहुत ज्यादा है, इसका एबंडेंस ज्यादा है, द वन रीजन बिहाइंड दिस इज आइसोटोप, ओके। कोएग्जिस्टेंस इन नेचर, लास्ट पॉइंट हो गया। आइसोटोप क्लियर हो गए सबको? एग्जाम्पल बहुत है यहाँ पे, आप फाइंड आउट करो, एग्जाम्पल आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बुक में भी है, पर आप लोग भी करो। क्लोरीन का दिया है देखो उन लोगों ने, ठीक है। और इसका मैं ये हो जाने के बाद ना, इसका मैं आपको ये भी बताती हूँ यूज कहाँ पे होता है आइसोटोप्स आइसोबार का, ओके। चलो आइसोबार, आइसोबार के कॉलम में लिखो सेम एटॉमिक मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एग्जैक्टली उल्टा, आइसोटोप के एग्जैक्टली ऑपोजिट, ओके। सेम एटॉमिक मास नंबर बट नीचे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक मास नंबर, सेकंड पॉइंट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या क्या होगा? हाँ, क्योंकि इसमें हम ऐसा इंटरप्रेट करते हैं, आइसोटोप्स में इंटरप्रेट किया जाता है कि अगर न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट है तो एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होगा, ओके। तो उसका रीजन ये है, इसका रीजन नोन नहीं है, आइसोबार्स में ये डिफरेंस क्यों है ये नोन नहीं है, पर ये नोन है कि उसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट आता है एंड एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट आता है, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन लाइक दिस। व्हाट दिस? हाँ बोलो। अच्छा
नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर से रिपीट करती हूँ, देखो, सेम एटॉमिक मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एग्जैक्टली आइसोटोप के पूरा ऑपोजिट होता है। डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट पोजिशंस इन पीरियोडिक टेबल, एग्जैक्टली उल्टा, ओके। तो अगर आप दोनों में से, आइसोटोप एंड आइसोबार में से एक अगर आपके माइंड में फिक्स है तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, पर ऐसा उल्टा मत करो, आइसोबार का आइसोटोप के लिए फिक्स किया, ऐसा मत करो, ठीक है। एंड नाउ वी हैव वन स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी, आइसोटोन जो होता है वो। आइसोटोन्स में क्या होता है ना एक्चुअली कि एलिमेंट्स जो होते हैं आपको, एटम मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं ना, उनका न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होता है, ठीक है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम रहता है, तो इतना ही है इसका पॉइंट कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियर आइसोटोन में। अब ये जो न्यूक्लाइड है ना, न्यूक्लाइड दे हैव रेडियो एक्टिविटी। सुनो, एप्लीकेशन बता रही हूँ, ओके। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियर, देयर मतलब एटम्स के न्यूक्लियर, ठीक है। यस, हाँ। तो जो न्यूक्लाइड होते हैं ना, ये इनका अब जो भी हमने लिया है, आइसोटोप सीखे हैं, आइसोबार सीखे हैं, दे हैव रेडियो एक्टिविटी, ओके। व्हाई दे हैव रेडियो एक्टिविटी? रेडियो आइसोटोप, ऐसा सुना है कभी आपने, रेडियो आइसोटोप? क्यों होता है ऐसा कि जब ये जो न्यूक्लियर्स होते हैं, दे टेंड टू बी अनस्टेबल, ओके। जब ये अनस्टेबल होते हैं ना, तो एक्चुअली एक आपको स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी क्या होती है वो बता देती हूँ। देयर आर टू स्टेट्स, ये हम सीखने वाले हैं, ओके। वन इज ग्राउंड स्टेट, अनदर इज एक्साइटेड स्टेट, ओके। ये दो स्टेट होते हैं हमेशा एटम में, ये भी आने वाला है हमें। एक ग्राउंड स्टेट होती है, एक एक्साइटेड स्टेट होती है, ओके। जब आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है, ओके, ये इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं मतलब एनर्जाइज बन जाता है, उसमें एनर्जी आ जाती है, तो वो अपनी रेस्टिंग पोजीशन छोड़ के ऊपर वाली स्टेट में चला जाता है। तो शेल ट्रांसफर हो सकता है, ओके, के से एल में, एल से एम में, ओके। शेल ट्रांसफर हो सकता है, नहीं तो उसके रिवॉल्विंग जो टेंडेंसी होती है ना, उसमें चेंज आ जाता है, पर वो उसमें एनर्जी आ जाती है और वो इमिट करने लगता है, एनर्जी इमिट करने लगता है और वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और वो उसका काम होने के बाद फिर से ग्राउंड स्टेट में रिटर्न आ जाता है। पर ये जो पर्टिकुलर जो ड्यूरेशन होता है ना, पीरियड होता है ना, जिसमें वो एक्साइटेड होता है, एनर्जी होती है उसमें, ओके। तो वो जो एनर्जी लिबरेट करता है ना, तो वो एनर्जी हम अपने काम के लिए यूज करते हैं, राइट। वो अपने काम के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे रेडियो आइसोटोप्स में होता है। रेडियो आइसोटोप्स का यूज कहाँ पे होता है? कैंसर थेरेपी में होता है, ओके। बाकी दिस इज द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी कहाँ, क्या होती है एटॉमिक एनर्जी? यही तो होती है, ओके। पर वो एक्सट्रैक्ट कैसे करे, उसका यूज कैसे किया जाए, दिस इज द वेरी मच बिगर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ओके। आया समझ में? तो ये एक सिर्फ आपको मैंने आइडिया बता दी, इन डिटेल वी आर गोइंग टू लर्न, ओके। इतना समझ में आ गया आपको? So isotopes, isobars and isotones, these are important and they all related to nuclear chemistry and radiochemistry. जो आपका है लेसन आगे 13 या 14 सेशन है तो कुछ तो, ओके। तो वो हमें सीखना है उसमें, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, चलो, रेडियोलॉजी सुना होगा ना आपने, कैंसर थेरेपी में यूज होता है रेडियोलॉजी। उसमें नहीं, केमोथेरेपी इज डिफरेंट। हाँ, केमोथेरेपी में ना टारगेटेड ड्रग टारगेटेड यूज होता है, ठीक है। तो मैंने आपको कभी इम्यूनोलॉजी ब्रांच के बारे में बताया है? ओके, तो इम्यूनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ओके, जिसमें बॉडी की पूरी जो इम्यून सिस्टम होती है ना, उसका स्टडी होता है, एकदम डिटेल एंड स्पेसिफाइड ब्रांच होती है।
तो उसमें जब आपको कैंसर बायोलॉजी ये पार्ट आता है ना, वहाँ पे ये सारा एकदम कॉम्प्लिकेटेड स्टडी होता है, ठीक है। तो कैंसर रेडॉन होता है, यूरेनियम होता है, ठीक है। तो ये जो सारा पार्ट है ना, हाँ ट्यूमर जो होता है ना, ट्यूमर टारगेटेड थियरी होती है, ओके। चलो तो एक काम करो, ये पूरा 1 मिनट में आइसोबार, आइसोटोन्स एंड आइसोटोप का पढ़ लो, फिर आगे जाएंगे। मॉडल्स लेने अब हमें। अब आपको यहाँ से आगे लगेगा कि आप फिजिक्स के क्लास में बैठे हो, पूरा फिजिक्स का पार्ट है। ये हुआ है आपका फिजिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वेवलेंथ वगैरह ऐसा कुछ लिया है सर ने? अभी नहीं। रिकॉर्डिंग शुरू है आपका, पढ़ो एकदम जल्दी से पढ़ो। पर ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, डेवलपमेंट, वो वाला लेंगे क्योंकि वो हिस्टोरिकल पार्ट है, वो शायद कवर नहीं होगा, ठीक है। ऐसा क्या हो गया बोहर्स एटॉमिक मॉडल में, और वो मॉडल डिस्कवर क्यों किया गया, व्हाट वाज द नीड ऑफ डिस्कवरिंग दैट बोहर्स मॉडल, वो हम लेंगे। थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट है, हाँ है ना, पर मॉडल आप बताओ, नहीं तो ये बताना है कि आपको नहीं ना, किसने लिया है फिर? आपने अपना, आपको बताना है ये पॉइंट, डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ये लेना है, नहीं तो ये स्किप करेंगे ये भी हम। आप बताओ। हाँ छोटा पॉइंट है, लेने वाले फिर, ठीक है। चलो तो ये बीच वाले 2 पॉइंट्स है ना, ये दोनों लेने वाले हैं, तो हम ये स्किप करेंगे, कल लेंगे ये लोग। चलो फिर डायरेक्टली हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी शुरू हो जाएगा। क्या क्या हुआ? चलो तो अब यहाँ से आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमें लेना है, ओके। सो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो होता है वो है, और हाँ इसका आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसका स्ट्रक्चर ऑफ एटम से क्या रिलेशन, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी है, ओके, पर इसका एटम से क्या रिलेशन है, राइट। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एटम इमिट्स एनर्जी, ओके, इलेक्ट्रॉन्स, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एनर्जी इमिट करते हैं, तो वो जो एनर्जी इमिट करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वो जो स्टेट्स हमने देखी ना, वो हमें ऑब्जर्व करने को मिलती है, राइट। एंड वेयर देयर इज एनर्जी देयर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जहां कहाँ एनर्जी का रिलेशन है वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपको स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि देखो जब हम लोअर स्टैंडर्ड्स में होते हैं तो हम मैटर का एग्जिस्टेंस जो होता है उसका स्टडी करने का हमारा क्राइटेरिया क्या होता है, शेप, साइज, वॉल्यूम, राइट। पर मैटर का एग्जिस्टेंस जो होता है ना, तो वो एग्जिस्ट करके क्या करेगा, अब आगे आपको ये समझना है कि कोई भी एटम है, चाहे ये बेंच है, ये पेन है, ओके, ये एग्जिस्ट करता है तो इट हैज सम इट्स ओन एनर्जी, ये लिविंग थिंग नहीं है, फिर भी इसकी एनर्जी है खुद की, राइट। इसका एक खुद का स्ट्रक्चर है, इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी है इसके पास, ओके। सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू आवर ओन बॉडी, बॉडी की भी खुद की एनर्जी है, बॉडी को भी कुछ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, क्योंकि जब ये पेन है ये आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में प्लेस करेंगे तो इसका कुछ तो बिहेवियर होगा ना, ओके, निग्लिजिबल होगा पर होगा ना, राइट। so everything around your surroundings, okay,
So they has their own electric power, okay, energy and magnetism. ये हमेशा समझो, राइट? ये फिक्स करो दिमाग में. तो इन अदर वर्ड्स, जब आप एनर्जी का स्टडी कर रहे हो, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट यू शुड स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. समझ में आ गया? अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? किसी भी थिंग में अगर आपको एनर्जी प्लेस करनी है या ट्रांसफर करनी है, तो आपको फोर्स लगाना पड़ता है, राइट? फोर्स सिखाया है ना सर ने, फिजिक्स में फोर्स हो गया होगा आपका. देयर आर वेरियस फोर्स विच आर एक्टिंग इन नेचर, ओके, एंड ऑल्सो इन सिंथेटिक मैनर, ओके. बहुत सारे फोर्स होते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फैमिलियर फोर्स टू यू इज ग्रेविटेशन, राइट? सबको पता है. तो ये जो फोर्स होता है, तो बॉडी में या किसी भी थिंग में अगर आपको एनर्जी ट्रांसफर करनी है, तो आपको दो टाइप के फोर्स आपके काम आते हैं. एक होता है ये इलेक्ट्रिक फोर्स, दूसरा होता है मैग्नेटिक फोर्स. इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी. और ये जो दोनों फोर्सेस है या दोनों एनर्जी है ना, ये आपके मैटर का ये बिहेवियर क्या है वो आपको बताएंगे, राइट? तो उसके पहले, सबसे पहले वो कैसा बिहेव करेगा वो तो जाने दो, वो अलग पार्ट है, एडवांस पार्ट है. पर सबसे पहले ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है वो आपको समझना पड़ेगा. व्हाट डू यू मीन बाय दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? ओके, तो कंबाइंड है ये. एंड दे आर इंटररिलेटेड ऑल्सो, ओके. इलेक्ट्रिक एनर्जी ये मैग्नेटिज्म को इफेक्ट करती है और मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिक एनर्जी के ऊपर भी इफेक्ट करता है. दोनों काउंटर करते एक दूसरे को, मतलब अपोज नहीं करते, पर दे आर अफेक्टिंग टू ईच अदर, ओके. ऐसा नहीं होता कि दोनों का एक दूसरे से रिलेवेंस नहीं है, ऐसा नहीं होता, ठीक है. अब देखो क्या होता है कि एटम जो है वो कुछ तो रेडिएट करता है, ओके. और ये जो रेडिएशन होता है ना, ये इस फॉर्मेट में होता है, ओके. रेडिएट करना मतलब समझ रहे हो ना आप लोग? मैंने अभी इन लोगों को एग्जांपल दिया था, 12th के लोगों को. आपने ये कभी वास्तुशास्त्र वगैरह सुना है ना? तो ये अच्छा जो होता है ना, उसका एक्सपर्ट जो होता है, वो क्या करता है, वो आपके घर में आता है फॉर एग्जाम्पल, ओके. वो देखता है कि कैसा स्ट्रक्चर है आपके घर का, ओके. इज देयर समथिंग प्रॉब्लम? तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है, वो अगर आपने उनको पूछा कि आपका जो ये साइंस है इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो वो आपको क्या बताएंगे कि देयर आर सम वाइब्रेशन, देयर आर सम वाइब्स, देयर आर सम वेव्स, ओके, एंड दे आर नॉट गुड फॉर योर होम एंड ऑल्सो फॉर योर वेलबींग, ठीक है. तो फिर वो क्या करते हैं, आपको आके वो ऐसे कुछ तो स्पेसिफाइड आपके लिए रेमेडी बनाते हैं, ओके. और वो रेमेडी क्या होती है, जैसा पिरामिड जैसा कुछ तो होता है, नहीं तो ऐसे स्क्वायर होता है, ओके, समथिंग लाइक दैट, जैसे कुछ तो स्ट्रक्चर होता है. और वो बोलते हैं कि आपके घर में इस जगह पे उसको रख दो, ओके, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. और फिर आपने अगर उनको पूछा कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो वो बताएंगे आपको. तो उनका जो रीजन है ना, उसका वो रीजन इसका है, ओके. वो क्या बताएंगे, वो जो पिरामिड होगा या स्ट्रक्चर होगा, तो क्या बोलेंगे कि आपके घर की एक एनर्जी है खुद की, ओके, और आपकी खुद की भी कुछ एनर्जी है जो पर्सन घर में रहता है उसकी, ओके. और वो जो मैंने आपको रेमेडी बना के दी है उसका भी खुद का एनर्जी अकाउंट है, राइट. तो आपके घर में या आप में जो कुछ भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम काउंटर करने के लिए ये काम करेगा. हाउ? ये भी एनर्जी रेडिएट करेगा, आपका घर भी एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो उसको फेस करने के लिए ये रेमेडी आपको हेल्प करेगी, ओके. ये इनका लॉजिक होता है, इनका, ये जो वास्तुशास्त्र वाले लोग होते हैं उनका. तो सेम लॉजिक इसका है. तो यहाँ से उन लोगों ने वो लॉजिक लिया है कि कोई भी एटम है, कोई भी मैटर है या कोई भी एलिमेंट है, ये सराउंडिंग्स में एनर्जी एमिट करता है, ओके. एंड टोटल उसका जो एनर्जी अकाउंट होता है ना, तो उस एनर्जी अकाउंट में से वो जितना पार्ट एमिट करता है उसको हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ एमिशन. क्या बोलेंगे? एनर्जी ऑफ एमिशन, ठीक है. अब यहाँ पे एक डायलेमा था. डायलेमा मतलब कंफ्यूजन, ओके. ये करूं या ये करूं, ये जो कंफ्यूजन होता है ना, इसको बोलते हैं डायलेमा. क्या डायलेमा था?
कि ये जो कुछ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होते हैं, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेज होते हैं, इनका वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है? समझ में आ गया क्या डायलेमा था? वेदर वेव नेचर इज देयर और पार्टिकल नेचर इज देयर. इन द केस ऑफ लाइट ऑल्सो, लाइट रेज जो होते हैं ना, इसमें भी सेम कंफ्यूजन है कि लाइट का नेचर क्या है, वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है. उसमें भी डायलेमा था. एक्चुअली दीज आर रिलेटेड थिंग्स. लाइट में भी जो रेज होते हैं दोज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होते हैं. तो इन दोनों में से कौन सा हम करेक्ट पकड़े, ये ऐसा क्या था उसका पूरा का पूरा डायलेमा था. समझ में आ गया कंफ्यूजन का पॉइंट क्या था? और ये कंफ्यूजन का पॉइंट हमेशा होता है, ये अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है. ओके, तो लाइट का अगर आप कंसिडर करेंगे तो लाइट हैज डिफरेंट फेनोमेना, राइट. तो अगर आप लाइट में एक सरफेस आपने प्रोवाइड किया, ओके, ये सरफेस है, कंसिडर दैट दिस इज ग्लास सरफेस, ओके, एंड light rays are passing, okay, light rays are passing. तो क्या होगा इस light rays का? some rays are pass, वो नीचे पास हो जाएंगे. नीचे मतलब ये नीचे है ऐसा मत कंसिडर करो, पर ये सरफेस को वो पास करेंगी, पर थोड़ा सा उसमें चेंज होगा, ऐसा कुछ तो चेंज होता है, देखो, राइट. ये 10th में होगा ना आपको, तो ऐसा ये चेंज होता है. हाँ, ओके, बट 100% रेज नहीं पास होते. कुछ रेज जो होते हैं वो बैक बाउंस होते हैं, ओके. तो सम रेज आर बैक बाउंस, ओके. तो यहाँ पे लाइट का फेनोमेनॉन या बिहेवियर हमें पता चलता है, ओके, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन. बताओ मुझे अब इंटरफेरेंस क्या होता है और डिफ्रैक्शन क्या होता है इनमें से? ओके, इमिशन तो पता चला ना यहाँ से क्या होता है, दे आर एमिटेड आउट, ओके. तो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन जैसे लाइट रेज का फेनोमेनॉन है ना, वैसे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी होता है. सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिडर दैट ये कुछ तो एलिमेंट है यहाँ पे, ओके, ऐसा कुछ तो एलिमेंट है और यह मैटर है. ये जो एलिमेंट है ना, इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर हमने बम्बार्ड किए तो ये भी ऐसा ही नेचर दिखाएगा, ओके. सम वेव्स और सम रेज दे आर पास्ड विद इन दी मैटर एंड सम रेज आर डिफ्रैक्टेड, ओके. ये वो क्या होंगे, आउट बैक बाउंस हो जाएंगे, ओके. ये एक्चुअली होता है, हाँ, ये ऐसा मतलब इमेजिनरी स्टोरी नहीं है, ये एक्चुअली हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे एक टर्म आप लोगों को समझनी है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके. क्या बोलते हैं उसको? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? पता है आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? सर्च करने वाले हो, सर्च करेंगे, ओके. तो बेसिकली ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ना, ये अगर आप लाइट का वेव नेचर कंसिडर करोगे ना, तो आप लोग उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू कंसिडर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ओके. तो आपके लिए एक असाइनमेंट है, आपको जितना भी मटेरियल मिले उतना वेव नेचर ऑफ लाइट एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, इसके ऊपर ऐसा एक छोटा छोटा पैसेज बनाओ, या ऐसा डिफरेंस भी लिख सकते हो आप लोग. दिस इज द असाइनमेंट फॉर यू, ओके. कंपेयर वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है. तो अगर आप लाइट का वेव नेचर कंसिडर करते हो तो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक्सप्लेन करवा सकते हैं. ब्लैक बॉडी जो होती है वो नहीं कर सकते, ओके. ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी, ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल जो हमें स्पेस में दिखाई देता है, व्हाट इज दैट? सेम यहाँ पे होता है. क्यों से ब्लैक बोलते हैं हम? आपने ब्लैक कलर पहना है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ब्लैक कलर? हाँ, तो ऐसा इमेजिन किया जाता है कि जो ब्लैक बॉडी होती है या स्पेस में ब्लैक होल होता है, सब कुछ एक्सेप्ट करता है, कुछ भी देता नहीं, कुछ भी नहीं,
ठीक है। सो जितना भी लाइट आ रहा है ना, सबके सब वो एब्जॉर्ब कर देता है, उसमें डिफ्रैक्शन नाम का कोई है ही होता ही नहीं है, राइट। सो इसलिए उसको ब्लैक बॉडी बोलते हैं। पर ये जो ब्लैक बॉडी है ना, ये वेव नेचर से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्यों, इसका भी रीजन आप मुझे बताओ, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा पर आपको इसके लिए, ठीक है। So finally they have accepted that light has dual nature. Okay, एक किसी को उन्होंने चुना नहीं कि दिस इज द नेचर ऑफ लाइट, ऐसा इन लोगों ने सिलेक्ट नहीं किया। इन लोगों ने सिलेक्ट किया लाइट हैज ड्यूअल नेचर एंड दिस इज द स्टेटमेंट फॉर जस्टिफिकेशन, एक्सप्लेन व्हाई लाइट हैज ड्यूअल नेचर, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों हम इतना लाइट का स्टडी कर रहे हैं कि जब ये जो लाइट है, फॉर एग्जाम्पल, ओके, ये जो लाइट है ये इसके ऊपर जाकर टकराया, ओके, तो क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले एक पार्टिकल आके इस सरफेस पे टकराता है, राइट। इसके बाद दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, ये चलता जाता है। बट व्हाट आर द पार्टिकल्स ऑफ लाइट? बेसिकली दे आर नथिंग बट प्रोटॉन, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ लाइट मतलब क्या होता है? दे आर नथिंग बट दी प्रोटॉन। सो पार्टिकल्स ऑफ लाइट मतलब दे आर नथिंग बट योर प्रोटॉन। बट when these particles together form a ray, right? वो एक रे तैयार करता है, और ये पार्टिकल जब इसको बम्बार्ड होता है उसके बाद उस वेव का कुछ तो होगा ना, एक तो वो बाउंस बैक होगी, नहीं तो पास होगी, राइट। तो ये होता है वेव प्रोपोगेशन। इसको क्या बोलेंगे? वेव प्रोपोगेशन, ओके। एंड जब ये वेव प्रोपोगेशन होता है ना लाइट का, तब लाइट रे जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा काम करती है। हो गया, यहाँ ही ड्यूअल नेचर एक्सप्लेन हो गया ना। पहले पार्टिकल था, अब वेव जैसा बिहेव कर रहा है। सो सिंपली टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, दे इमेजिन दैट और दे कंसिडर दैट कि व्हेन लाइट or any kind of wave is under propagation, it has wave structure, okay, and when it localizes it has particle nature. समझ में आ गया? So when it is under propagation, तो अगर प्रोपोगेशन है तो वो वेव जैसा बिहेव करेगा। और लाइट इन केस ऑफ लाइट वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। मैंने पहले आपको बताया कि लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है, ओके। तो पार्टिकल है, तो पार्टिकल कौन से है? प्रोटॉन से, ओके। दीज आर दी पार्टिकल्स। समझ में आ गया ये पॉइंट सबको? ओके। फिर ये जो वेव होता है, इस वेव का स्टडी करने के लिए देयर आर सम मेजर्स लाइक वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। इसका स्टडी यहाँ ही फिक्स करो, हाँ, ये सेम टू सेम फिजिक्स में रिपीट होने वाला है, ठीक है। ये ऐसा फिजिक्स में रिपीट होने वाला है, पर फिजिक्स में जरा थोड़ा सा डिटेल में होगा, यहाँ पे हमें इतना डिटेल में है नहीं, ओके। और सबसे पहले बिफोर वी गो टू दिस पॉइंट, ये जो पैराग्राफ है ये पढ़ो अच्छे से, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स में प्रॉब्लम है तो पूछो, ओके। ओके, सो नाउ यू हैव, इसका बिहेवियर स्टडी करने के लिए यू हैव सम मेजर्स, ओके। 4 measures are there, out of which one is wavelength, okay, another is frequency, wave number and amplitude, okay, wave number and amplitude। इसका स्टडी आपको करना पड़ेगा, राइट। तो देखो कैसा होता है, ओके। तो ये एक वेव का यूनिट है,
ये जो है ना, ये एक वेव का यूनिट है. टुगेदर दिस इज वन वेव. ओके, नाउ वेरी फर्स्ट टर्म इज वेव लेंथ. ओके, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा. इसका भी कंपैरेटिव लेंगे. चलो 4 कॉलम बनाओ, इसके छोटे छोटे बनाओ, ज्यादा मैटर है नहीं लिखने को. वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर एंड एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड का तो बहुत ही सिंपल है. वेवलेंथ वहां पे है ना बोल्ड लेटर्स में. वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड. एंड लास्ट में ये जो फिगर दूंगी ना मैं आपको, वो ड्रॉ करना लास्ट में. ठीक है, थोड़ी सी बड़ी बनाते हैं ताकि आपको सारा उसमें आ जाए. ओके, सो डिनोशन लिखो, सबका डिनोशन. वेवलेंथ का होता है लैम्डा. लैम्डा बोलते हैं उसको, लैम्डा. ठीक है, ऐसा उल्टा वाय लैम्डा. ठीक है, फ्रीक्वेंसी का होता है न्यू, उसको बोलता है न्यू. एक्चुअली आपके बुक में ना एक समझना, आपके बुक में डायरेक्टली बी लिखा है ऐसा. ओके, बट ये ऐसा नहीं होता. लेटर ग्रीक लेटर जो है ना वो ऐसा नहीं होता. इसको ना कुछ ऐसा लिखा जाता है. ये राइट होता है. ठीक है, मतलब वी लिखते हो ना आप, वी लिखो, पर उसको थोड़ा सा ये जो होता है ना इसको कर्व करो, ऐसा कुछ. दैट इज न्यू, एन यू, न्यू. ओके, देन वेव नंबर सेम, सिर्फ यहाँ पे ऊपर बार लगा दो. और एम्पलीट्यूड इज कैपिटल ए. ओके, एम्पलीट्यूड इज कैपिटल ए. ये हो गया डिनोशन सबका. So now, first measure, what is wavelength? यहाँ पे एक समझ लो. देखो यहाँ पे ये एरिया दिखाई दे रहा है आपको, एंड दिस वन. ओके, ये कैसा है? ये ऊपर है एंड ये नीचे है. राइट, दिस इज नोन एज क्रस्ट. ओके, एंड दिस इज नोन एज ट्रफ. क्रेस्ट एंड ट्रफ. ओके, स्पेलिंग लिखूं क्या? एक मिनट. ओके, क्रेस्ट एंड ट्रफ. ओके, मराठी कितने लोगों को आती है? हाँ, मराठी में इसको बहुत अच्छा वर्ड है. हाँ, उंच सखल. ओके, उंच सखल, क्रेस्ट एंड ट्रफ. हाँ, निकालिए ना. फिर डायग्राम निकालोगे तो ये जल्दी समझ में आ जाएगा. बाद में हाँ, ये सुनो, ये कॉलम भरने के बाद डायग्राम निकालो लास्ट में. ठीक है, so now here, okay, here we have two fields. Okay, here और एक क्रस्ट है और एक ट्रफ है. ओके, तो इन दोनों के बीच में, ओके, इन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है, ये जितना डिस्टेंस है, या इन दोनों के बीच में सेम होता है वो डिस्टेंस. ओके, इन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है, इसको हम बोलेंगे वेवलेंथ लैम्डा. समझ में आ गया? दो क्रस्ट या दो ट्रक के बीच में जितना डिफरेंस है, डिस्टेंस है, उसको हम बोलेंगे वेव लेंथ. ये एक वेव की लेंथ होती है. ठीक है, तो लिखो उसका डेफिनेशन. द डिस्टेंस बिटवीन
टू कॉन्जिक्यूटिव टू, हाँ कॉन्जिक्यूटिव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पास पहले होने चाहिए, है तो ये लिया और फिर वहां का लिया, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रक्स इज कॉल्ड एज, बुक में देखो ना, कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट। ओके, now another is frequency. Okay, now consider that मैंने आपको एक टाइम दिया, ओके कितना टाइम दिया, 1 सेकेंड। ओके, आई हैव गिवन यू द टाइम 1 सेकेंड। ओके, इस 1 सेकेंड में कितने वेव, 1 सेकेंड में कितने वेव स्पेसिफाइड पॉइंट पे आके पहुंचती है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया? तो इट इज रिलेटिव क्वांटिटी, ये जो है ये रिलेटिव क्वांटिटी है। तो देखो ये एक पूरी वेव है, हाँ दिस इज 1 वेव, दिस इज सेकंड वेव। ओके, तो 1 सेकंड में ऐसे कितनी वेव आती है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स ही होता है ना। मैंने आपको बोला कि चलो स्टडी, आप आपके एग्जाम में मार्क्स कम है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, मतलब क्या, अटेम्प्ट बढ़ा, राइट। नंबर ऑफ वेव्स कितने आते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ओके, तो डेफिनेशन लिखो उसकी, वेव्स वहां पे दी है, नंबर ऑफ वेव्स दैट पास a given point in 1 second is called as frequency। लिखो डेफिनेशन अच्छे से और हाथ से जाने दो एक बार और लर्न करो यही। ऐसा यूनिट लिखो एक साइड पे, फिर हर्ट्ज और पर सेकेंड, हर्ट्ज और पर सेकेंड। नाउ हो गया। नाउ वेव नंबर इज वेरी सिंपल। ओके, लैम्डा पता है आपको, राइट इसका रेसिप्रोकल मतलब वेव नंबर होता है। मैंने क्या बोला, समझ में आया कि वेवलेंथ आपको पता है अब क्या होती है, इसका रेसिप्रोकल मतलब वेव नंबर 1/λ, 1/λ। वर्ड्स में बोला जाए तो डेफिनेशन क्या है इसकी, तो नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। ओके, यूनिट लेंथ में कितनी लंबी वेव है, दैट इज वेव नंबर, दैट इज वेव नंबर। इसके यूनिट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखो, यूनिट्स डिफरेंट है इसके। न्यू बार सिंबल आपने लिखा है पहले ही, पर सेंटीमीटर यूज करते हैं यूनिट इसके लिए। ओके, या ऐसा यूनिट है पर मीटर, क्योंकि इसका यूनिट क्या है, मीटर है ना, तो इसका पर मीटर। और एक्सप्रेशन इसका एक साइड पे कहीं तो लिख लो कि ये एक्सप्रेशन लिख लो, एंड लास्ट में व्हाट इज एम्पलीट्यूड, वेरी सिंपल, क्रेस्ट है ना आपका, इसका हाइट, दैट इज एम्पलीट्यूड। ओके, उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड।
ओके। और जब ये जो एम्पलीट्यूड है ना, इसका जब स्क्वायर करते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है? दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ऐसा क्यों? स्क्वायर क्यों करना है? क्योंकि जितना क्रेस्ट होता है ना, नियर अबाउट उतना ही ट्रस्ट होता है। ओके, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वली होता है, तो दैट्स व्हाई स्क्वायर इज मेजर्ड। तो इतना इसकी इंटेंसिटी, इट टुगेदर इट डिपिक्ट्स द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ओके, तो ये है एम्पलीट्यूड। किसका? हाँ, एम्पलीट्यूड का जो है वो मीटर सेंटीमीटर ऐसा ही होता है। नहीं, एम्पलीट्यूड का नहीं दिया है। ओके, तो इफ c इज द स्पीड ऑफ लाइट, ओके, इफ आपको फेमस एक्सप्रेशन पता है ना, आइंस्टाइन का इक्वेशन पता है ना आपको, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो उसमें से जो c है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, देन द सिंपल एक्सप्रेशन इज लैम्डा, सॉरी h नहीं, h मतलब प्लैंक कांस्टेंट, वो बाद में लेंगे। ओके, ये अभी लिख लो एक साइड पे, इसका मीनिंग देखते हैं कल। ओके, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, ये सिर्फ दिमाग में फिक्स करो। यस, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। ठीक है, तो ये डायग्राम जो है ये अच्छे से ड्रॉ कर लो एक साइड पे। ओके, एंड वी कैन स्टॉप हियर। और डायग्राम ड्रॉ करते करते अटेंडेंस